Question number 16, what it is all about. Consider a market where there are just two consumers and suppose their demand for the goods are given as follows. Calculate the market demand for the goods. तो क्या है, कंसिडर अ मार्केट. मार्केट कौन सा हो गया, पी 1 2 3 4 5 6. डिमांड 1 पहला कमोडिटी का 9 8 7 6 5 4 एंड डिमांड 2 दूसरा कमोडिटी का 24 20 18 16 14 12. तो मार्केट डिमांड क्या होता है, ये सुशांत खत्री, अनम्यूट योरसेल्फ. सर. हाँ बोलो. सर पहले. यस सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, बोलो बेटा. सर पहले वाली की जो डिमांड है सर वो 24 + 9 हो जाएगी 33. हाँ, तो मार्केट डिमांड का फंक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है मार्केट डिमांड का, खाली वो बता दो तो सारा आंसर निकल जाएगा. सर जो कमोडिटीज है ना उनको ऐड कर देना, उनको ऐड करना है. तो आप इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में या मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, सम ऑफ ऑल द कमोडिटीज. सम ऑफ D1 + D2 इज इक्वल टू मार्केट डिमांड फॉर द गुड. ओके. यस सर. थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट. चलो, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. इसका आंसर ये रहा, P इज इक्वल टू मार्केट डिमांड इज इक्वल टू D1 + D2. 9 + 24 33 28 25 22 और 19. ठीक है, और उसके बाद 16. अब व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉर्मल गुड. The next question is, what do you mean by a normal good? Those goods that share a positive relationship with income but a negative relationship with price are called normal goods. In other words, if the income of a consumer increases, then the demand for a normal good also increases. However, the demand will fall with the rise in the price of that good. तो मतलब inversely proportional with the price जो होता है. अगर आप law of demand के हिसाब से मानो तो जो law of demand को follow करता है वो सारे नॉर्मल गुड्स होते हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने वाले कौन से गुड्स हो गए, वो सारे गुड्स जो कि आपके क्या बोलते हैं, अगर प्राइस राइज हो तो उनकी डिमांड फॉल हो, तो वो सारे के सारे नॉर्मल गुड्स कहलाए जाते हैं. दैट इज, यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है. इफ द प्राइस ऑफ अ गुड Px इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर गुड Dx decreases. Like that only if a consumer's income M increases then the demand for good Dx increases. ओके. तो लॉ ऑफ डिमांड जो भी गुड फॉलो करती है उसको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इंफीरियर गुड. जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगी वो इंफीरियर गुड हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, जब इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगा, नंबर 1. दूसरा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो भी डिमांड क्या होगा, फॉल ही होगा, जो कि वो इंफीरियर गुड है. अब जैसे देखो यहाँ पे बताया हुआ, दोज गुड्स दैट शेयर एन इनवर्स रिलेशनशिप विद देयर प्राइसेस एंड विद द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर आर कॉल्ड इंफीरियर गुड. मतलब प्राइसेस के साथ भी इनवर्स रिलेशन है और इनकम के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, मतलब पहला तो सेम है जो नॉर्मल गुड इसका है, लेकिन इंफीरियर गुड में एक चेंज आ जाता है जिसका इनकम के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. जैसे इफ द प्राइस ऑफ अ गुड Px इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर गुड Dx decreases. Like that only if a consumer's income M increases then the demand for good also decreases. तो डिक्रीज ही होता है इनका, अगर प्राइस राइज हो चाहे इनकम राइज हो, दोनों के केस में इनका डिमांड डिक्रीज होता है. तो इसके एग्जांपल फूड सीरियल, बीडीज एक्सेट्रा. ठीक है. अब हमने व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट भी किया था. गिव एग्जांपल ऑफ टू गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. चलो एक जन से पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट. कोई भी अनम्यूट करके मेरे को आंसर करे. मेरे को वो जो लैंग्वेज है इसके अंदर वो मत बताना. यस मनीष, आपने पहले अनम्यूट किया तो आप बोलिए. Sir, it refers to those goods which can be used in place of other goods. हाँ, in place of other goods. आप इसका एग्जांपल दे दो मेरे को प्लीज. Sir, tea, coffee. इसमें ना हो जो एग्जांपल, अपने हिसाब से कुछ सोच के एग्जांपल. टी एंड कॉफी और जेल पेन एंड बॉल पेन. जेल पेन एंड बॉल पेन. चलो वेरी गुड. कोई और एग्जांपल किसी के दिमाग में जो आता हो. लैपटॉप एंड कंप्यूटर. लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर. ओके चलो वेरी गुड. और कोई एग्जांपल जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के उसमें आ सकता है. सर कोक एंड पेप्सी. यस वेरी गुड. तो देख लो आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के इतने सारे एग्जांपल मिल रहे हैं. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डेफिनेशन क्या हो गया, दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. एग्जांपल टी एंड कॉफी आर गुड्स दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस then the demand for tea will decrease and people will substitute coffee for tea, which will increase the demand for coffee. The demand for a good moves in the same direction as the price of its substitute. Price of tea increases, demand for tea decreases, demand for coffee decreases. तो ये आपका व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट. देखो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपसे शेयर किए उसके अंदर, कि आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है. जब भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, एग्जामिनेशन होगा इकोनॉमिक्स का,
तो आपको लैंग्वेज कैसी लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीवन, 100 में से 100, 100 में से 99, 98 जो भी है, मार्क्स डजंट मैटर, लेकिन आपका लैंग्वेज अगर सुधर जाएगा तो आगे लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट? गिव एग्जांपल्स ऑफ टू गुड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। चलो कौन देगा फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट? फर्स्ट Sir, यस वाही, गो फॉर इट। sir, those two goods which can be consumed together at the same time. टुगेदर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड हाँ कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका और कोई तरीके से आप समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? sir एग्जाम्पल से नहीं, कोई और तरीका, मतलब इसी डेफिनेशन में किसी और वे में अगर बताना चाहे तो। हाँ सर मैं बताऊं? ओके चलो अंजलि बोलो। Complementary goods refer to those goods which are used together to satisfy a particular want. ओके चलो ये भी हो गया एक। और कोई तरीका? मनीष आपने हैंड रेज किया था भाई, और अपनी अंजलि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मनीष। Sir, may I? यस यू गो फॉर इट। Sir, the increase in price of one good result in decrease of demand for the other. Complement goods. इंक्रीज ऑफ प्राइस। Price. अच्छा, इंक्रीज इन Increase प्राइस in ऑफ price of one Good. good result in decrease. of the price of the demand for the other which are which is the complement of that good, right? Yeah, yeah. Very good. Now this definition को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये definition सबसे क्लोज है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, अगर आप ये definition लिखते हो तो इकोनॉमिक्स का जो लैंग्वेज है उसमें क्लोज है। अंजलि एंड भाई आप दोनों ने सही कहा, बिल्कुल आपकी जो डेफिनेशन थी बिल्कुल सही थी, लेकिन इकोनॉमिक्स से क्लोज कौन सा है? ये थर्ड वाला डेफिनेशन। फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कि आपके एकदम स्ट्रेट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो भाई ने बताया था हमें, दोज गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जांपल टी एंड शुगर। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस then it will lead to a decrease in the demand for tea. If the price of tea increases then it will reduce the demand for sugar. अब देखो इसी चीज को आगे जो खुशबू ने बताया उसके फॉर्म में भी डिफाइन किया गया, जैसे the demand for a good moves in the opposite direction of the price of its complementary good. That is, if the price of tea increases then the demand for sugar decreases. If the price for sugar increases then the demand for tea decreases. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। इसमें अगर एक भी कमोडिटी का जो उसमें चाय बनाने में जिस भी चीज का यूज आता है, जैसे सपोज करो अदरक का यूज आएगा आपके, जैसे सपोज करो आपके शुगर का यूज आता है, टी का यूज आता है, जिस भी चीज का यूज आता है, अगर उसका डिमांड प्राइस इंक्रीज होता है तो चाय का डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गेटिंग व्हाट आर गेटिंग, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गेटिंग कॉस्टलियर देन इट वाज। ओके चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेरे को चाहिए कि कोई और प्लीज आके इसको डिफाइन करे, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड प्लीज आपको आंसर्स मिल चुके हैं, पर आप उसी लैंग्वेज में मत डिफाइन करो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है। मुझे आपकी लैंग्वेज चाहिए, आपका तरीका चाहिए उसको डिफाइन करने का। आपको ये लर्न करना है, अपनी लैंग्वेज सुधारनी है, लेकिन अभी मेरे को देखना है आप कितनी अच्छी लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो। ठीक है, तो गो फॉर इट। कौन जाएगा? डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Yes, Ushan, go for it. Sir, if the price of a commodity changes, then the demand of the commodity also changes. ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इज दिस द डेफिनेशन? मतलब आप ऐसे डिफाइन करोगे क्या इसे? एग्जैक्ट तो नहीं आती। एग्जैक्ट नहीं आती, लेकिन फिर भी आप हिंदी में बताना चाहते हो तो हिंदी में बता दो। सर, अगर किसी कमोडिटी की अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो उसकी प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में भी चेंज आता है। उसकी डिमांड में चेंज आता है, लेकिन ये तो आपके प्रॉपर डिमांड कर्व का डेफिनेशन हो गया ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा वो बताना है आपको। एनीवन एल्स? सर हाँ बोलो भाई। सर प्राइस इलास्टिसिटी वो होता है जिसमें जब प्राइस चेंज होता है तो वो किस एक्सटेंट तक
उसका डिमांड चेंज हो सकता है, वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। यस, जब प्राइस चेंज होता है तो कितना रिस्पॉन्स मिलता है डिमांड को, किस परसेंटेज में डिमांड फॉल होता है, इन द परसेंटेज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, एंड इन रिस्पॉन्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ड्रॉप इन द डिमांड इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो परसेंटेज चेंज है, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है, हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी के साथ कंपेयर करते हैं। आप अगर पहली चीज जो अभी बता के गए उषान जी, वो क्या हो गया, वो डिमांड कर्व में आ गया, वो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं रहा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर, price elasticity of the demand is the measure of the degree of responsiveness of the demand for a good to the changes in its price। measure करता है उस डिग्री को कि कितना change in price आया है because of the change, कितना change in demand आया है because of the change in price। it is defined as the percentage change in the demand for a good divided by the percentage change in its price। ED is equals to percentage change in the demand for a good divided by percentage change in the price of that good। ED is equals to delta Q by delta P into P by Q। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो गलती लिखी हुई है मेरी, तो आप ठीक कर लेना, ये चेंज इन प्राइस होगा। ओके एवरीवन, ये दिख रहा होगा, इसको चेंज इन प्राइस कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस ₹4, द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट। सपोज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू ₹5 and as a result the demand for the good falls to 20 units। calculate the price elasticity। अब ये क्योंकि मैंने आंसर भेज दिया था आपको, तो आप सबको समझ आ गया होगा, आप सबने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। P1 is equals to 4, P2 is equals to 5 दिया हुआ है, Q1 is equals to 25 and Q2 is equals to 20 ये भी दिया हुआ है। तो change in price is equals to P2 minus P1, 5 minus 4 is equals to 1। change in quantity is equals to Q2 minus Q1, 20 minus 25 is equals to minus 5। तो ED का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। माइनस 5 by 1 into 4 by 25 is equals to minus 4 by 5। तो ED is equals to minus 0.8। बहुत इजी था। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको कल भेजा था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक तो इक्वल के साइन की जगह कुछ और ही साइन लगा हुआ था, वो शायद इन्फिनिटी था कि अल्फा का था, वो साइन लगा हुआ था, पहली दिक्कत थी। दूसरा, हमने डिफरेंशिएशन मेथड से उसको सॉल्व किया हुआ था, लेकिन क्योंकि आप कई सारे बच्चे आप में ऐसे भी हैं जो आर्ट्स लेके इकोनॉमिक्स डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, तो उनको 11th में जो डिफरेंशिएशन मेथड आ रहा है मैथ्स में, उसके थ्रू सॉल्व करके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस में जाके इसको सॉल्व किया हुआ ताकि आपको हर चीज फॉर्मूला मेथड में समझ आए, ताकि इकोनॉमिक्स हार्ड ना लगे। तो इसीलिए इसको देखो, अब जो हमने इसको सॉल्व किया है, गिवन क्या है, dp is equals to 10 minus 3p। ठीक है, नेट इनिशियल प्राइस इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग इनिशियल प्राइस को 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इजी हो जाएगा ये समझना। आपके पास अगर कल वाला पेज पड़ा है तो वो भी खोल के बैठ जाइए, आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे। ये मैं आज भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेजूंगा 23rd नंबर क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपके पास पीडीएफ आएगा क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड का है, वापस भेजूंगा, लेकिन 23rd नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आज। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड क्या होता है, फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड। तो फाइनल डिमांड हमें क्या दिया हुआ है, 10 minus 3p माइनस इनिशियल डिमांड क्या है, 10 minus 3 1। अब देखो चेंज इन डिमांड क्या आ रहा है, फाइनल डिमांड क्या आ रहा है, 5/3 को हमने डाल दिया यहाँ पे, फॉर्मूला में फिट कर दिया। 10 minus 3 p क्या हो गया, 5/3 प्राइस हमें जो चेंज आ रहा है वो, और माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 minus 3 और p क्या है जो हमने माना है 1, दैट द इनिशियल प्राइस भी 1। तो चेंज इन डिमांड क्या हो गया, 10 minus 5 यहाँ पे 5 और वापस ब्रैकेट लगा के 10 minus 3। तो चेंज इन डिमांड क्या हो गया, 5 minus 7 is equals to -2। ठीक है, अब उसी तरह चेंज इन प्राइस निकालना है आपको, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। चेंज इन प्राइस इक्वल टू 5/3 minus 1, 5 minus 3/3। अगर आप मेथड को यूज करते हो, ये बचपन से आप करते आ रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग। 5 minus 3/1 एलसीएम पुट करके हमने देखो यहाँ पर कर दिया, 3 को हमने नीचे मान लिया, एलसीएम पुट किया, 5 minus 3 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। राइट, नाउ चेंज इन डिमांड पर यूनिट चेंज इन प्राइस क्या निकलेगा, पर यूनिट चेंज इन प्राइस के अंदर कितना डिमांड चेंज हो रहा है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू -2/2/3 इज इक्वल टू 2 2 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -3।
3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? अगर समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। अगर समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन, और अगर नहीं आया तो हम वापिस ऊपर जाते हैं, समझना जरूरी है ये आपको। ओके, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। ठीक है, वेट अ मिनट, यस। एट प्राइस P इज इक्वल टू 5/3, जहां पे 5/3 प्राइस है वहां पर ईडी इज इक्वल टू -3 इंटू 5/3। आपको खाली पुट करना है, याद रखना, आपको खाली नंबर पुट करने जो आपने ऊपर निकाल लिए हैं। चेंज इन डिमांड पर यूनिट, चेंज इन प्राइस यहाँ पर आ गया -3 इंटू 5/3। ठीक है, बाई 10 - 3 और 5/3, तो क्या आ जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -5/5 इज इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या मानते हैं? अगर 1 पे रहता है डिमांड तो हम उसे क्या मानते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। दैट मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस P इज इक्वल टू 5/3 इज यूनिट इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। जो हमने अभी सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया था 3 काइंड ऑफ इलास्टिसिटी जो आपको क्लास 11 में पढ़ाया जा रहा है वो है। कौन कौन से हैं? नीरज बोथरा, 3 काइंड ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन सी है? 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बताओ फटाफट। नीरज बोथरा, लेकिन पास। प्राइस इलास्टिसिटी? नहीं बेटा, ये तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। इलास्टिसिटी के टाइप कौन बताएगा मेरे को? यस नीरज। सर नहीं पता। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कोई और बताओ मेरे को फटाफट प्लीज। एक यूनिटरी इलास्टिक होता है और 2 और कौन से होते हैं? राघव। सर हाँ बोलो। सर, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। गलत। क्यों? गलत है, मैंने 3 लिखवाए थे आपको, आप लोग नोट्स पढ़ नहीं रहे। यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक और इलास्टिक ही होते हैं। नहीं, खुशबू बोलो, आपका भी अनम्यूटेड है। So perfectly inelastic or perfectly elastic. यस, आप ये वर्ड मत हटाओ भाई। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, हम क्यों परफेक्टली वाला वर्ड याद करने के लिए बोल रहे हैं आपको? बिकॉज उसके बाद जब आप आगे पढ़ोगे 12th में या 12th के बाद, तो 2 और इलास्टिसिटी आएगी जो भी बताया था मैंने आपको। आप अगर वापस मेरा डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ है 2 और आएंगे, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक लर्न रखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अब। Suppose the price elasticity of demand for a good is -0.2. If there is a 5% increase in the price of the good, then by what percentage will the demand for the good go down? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली फॉर्मूला पुट करती हो जाएगा। ईडी दिया हुआ है -0.2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है। मैंने नोट दैट ईडी इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, हेंस वी नीड नॉट टू प्रीफिक्स ईडी टू -2। अब आपको जब माइनस में ही दिया हुआ है तो आप और एक माइनस मत लगा देना भूल से, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला में माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है तो आप माइनस मत लगाना भूल से। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या दिया हुआ है? 5%। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 0.2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय 5। 1.0 परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 1%। आगे आपका आंसर खाली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने थे और आंसर आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज -0.2. हाउ विल द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड बी अफेक्टेड इफ देयर इज अ 10% इंक्रीज इन इट्स प्राइस? क्या करना है? अगेन वैल्यू पुट करने हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.2, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू 10%, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 0.2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय 10, -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। Thus, percentage decrease in demand is less than the percentage increase in price. This means that when price increases and ED is smaller than 1, the demand is inelastic and hence the expenditure will increase. तो ये आपने को पता होना चाहिए कि ये कौन सा हो गया? ED is inelastic.
और जब ईडी इन इलास्टिक होगा तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, suppose there was a 4% decrease in the price of a good and as a result the expenditure on the good increased by 2%. What can you say about the elasticity of demand? Percentage decrease in price 4%, increase in expenditure 2%. ठीक है, तो percentage change in expenditure is equal to percentage change in price Q plus 1 plus ED. Since the price has decreased, the expenditure on the good will increase. This implies that the percentage change in demand has increased more than the percentage decrease in price. Percentage decrease in price जो हुआ है उससे ज्यादा percentage change in demand आया है, the elasticity is equal to ये होता है, the numerator is more than the denominator. This means that elasticity is more than 1. We can say that the small change in price has led to a bigger change in demand, and as a result, the demand is elastic. तो यहाँ तक का आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो कि सॉल्व हो गए हैं। आई बिलीव सबको सब कुछ क्लियर है एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन थे। इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। आई एम वेटिंग फॉर योर हैंड्स टू बी रेज्ड, और अगर नहीं है तो मेरे से पूछिए। हाँ, उसमें जो सॉल्यूशन में हमने परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर वो तो हमें गिवन है, पर ये जो फॉर्मूला यूज किया है ना, हाँ, चेंज ये given नहीं है। चेंज इन प्राइस, हाँ ये क्या एक्सपेंडिचर है? वाला ये फॉर्मूला जो नहीं दिया हुआ ये आप नोट डाउन कर लेना। एक्सपेंडिचर का एक अलग फॉर्मूला है, वैसे ये क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए मुझे सॉल्व करके आपको बताना पड़ा। ठीक है, ओके आप सर। अगर ईयर वाइज क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन 11th में या 12th में नहीं देते, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए मेरे को एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगा के पुट करके आपको बताना पड़ा कि ये कैसे है। ठीक है, ओके सर। तो इसको एक बार लिख लेना आप लोग और इस एक्सपेंडिचर के फॉर्मूला को भी लर्न कर लेना। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग रेज हैंड करना, जो सबसे पहला रेज हैंड आएगा मैं उसी को चांस दूंगा कि वो आंसर करे। मतलब मेरे स्क्रीन पे, हो सकता है आपने वहां दबा दिया और मेरे स्क्रीन पे रेज हैंड ना है, तो प्लीज ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछता जाऊंगा, आपको उसके आंसर देने हैं, ट्रू फॉल्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है, अवेलेबल ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट मेक्स द डिमांड लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। फटाफट। Availability of closed substitutes makes the demand less elastic or more elastic or parallel to x axis or parallel to y axis। देखते हैं कौन आंसर करता है। यस भाई। सर मोर इलास्टिक। राइट, availability of closed substitutes make the demand more elastic। वेल डन। तो y का 1 पॉइंट हो गया है। ठीक है, लास्ट 10 मिनट बचे हुए हैं, 1 पॉइंट हुआ है y का। y अपने पॉइंट पूछते रहना। ठीक है, किसके कितने पॉइंट्स होते हैं देखते हैं। नंबर 2, इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, डिमांड कर्व इज। यस मनीष। सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, चलो 1 पॉइंट पर मनीष। आप लोग अपने अपने पॉइंट लिखते रहना, मैं लास्ट में पूछूंगा जब ये खत्म हो जाएगा तब। ओके, द डिमांड फॉर गुड like sugar and tea is usually elastic, inelastic। yes नीरज बोथरा। Sir, more elastic. wrong। वाही। सर inelastic। yes right, 2 points for वाही, 1 point for Manish, and we are going to continue with the thing। when slope of demand curve is equals to 0, वाही अपना हैंड डाउन करिए, मेरे को क्वेश्चन पूछने दीजिए फिर रेज हैंड करिएगा। यस, व्हेन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू 0, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। नीरज। Sir, infinity. यस, वेरी गुड, Infinity. वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2-1-1 हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इट रिप्रेजेंट्स elastic demand, inelastic demand, unitary elastic demand, or none of this। yes why?
सर इलास्टिक डिमांड। वेरी गुड, 3 हो गए भाई के। बकअप बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी रेज हैंड करो, क्वेश्चन सुनते ही। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस? What will be the elasticity of demand when demand curve is parallel to y-axis? Unity, 0, less than unity, more than unity. Neeraj Bothra. सर 0। Right. 3 to 1. अभी तक 3 ही जन आए हैं गेम में, 3 to 1 का रेशियो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी फॉर necessaries, luxuries, complementary goods or comforts? First, elasticity is greater than unity for necessaries, luxuries, complementary goods or comforts. Why any other raise than first? Yes, why? सर लग्जरीज। Very good. 4 to 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ऑल राइट एवरीवन, चलो। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ट्रू और फॉल्स? यस मनीष। Sir, true. वेरी गुड, 4 to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर मिल्क इज इनइलास्टिक, ट्रू और फॉल्स? यस खुशबू। So false. Very good. 4 to 1. Next question. The longer the period, the less elastic is demand. Yes, Khushbu. True. The longer the period, the less elastic is the demand. Why? नहीं सर false. फॉल्स है, फॉल्स। मैं दोनों को ही मार्क्स नहीं दे रहा इसके लिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स का गेम है, तो आपको एक बार में राइट आंसर देना पड़ेगा। अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, लोअर करो अपने हैंड्स को फटाफट, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। एंड म्यूट करो। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the coefficient of elasticity is 0 when demand is perfectly elastic, true or false? Coefficient of elasticity is 0 when demand is perfectly elastic, true or false? Yes, Khushbu. False. Right. 4 to 2. चलो, वेरी गुड, वेल डन। क्या हुआ, बाकी सब गेम में पार्ट नहीं लेना चाहते क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ आप, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज लेस इलास्टिक, ट्रू और फॉल्स? यस भाई। सर ट्रू। यस, वेरी गुड। 5 to 2. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने मुझे परफेक्टली बता दिया इसका आंसर। अपने मतलब आपको अपना ही लैंग्वेज यूज करना है, लेकिन अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, luxuries of life often exhibit low elasticity of demand. ये पहले तो बताओ ट्रू या फॉल्स क्या है, और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करो। यस नीरज। सर फॉल्स। अब एक्सप्लेन करो इसको। luxuries of life often exhibit low elasticity of demand. सर क्योंकि वो एसेंशियल नहीं होते अपनी लाइफ के लिए। ऐसे अगर आप एक्सप्लेन करोगे तब तो एक्सप्लेनेशन माना नहीं जाएगा। यस भाई। सर ये फॉल्स है, क्योंकि जो लग्जरीज ऑफ लाइफ है उनका ग्रेटर इलास्टिसिटी डिमांड होता है, क्योंकि जब उनके प्राइस में अगर मतलब चेंज आया, ग्रेट चेंज आया, तो उसकी वजह से हमारे मतलब ये गुड्स हमारे लिए इतने एसेंशियल नहीं है, राइट? सो अभी तो भी इनकी कुछ missing है। परसेंटेज ऐसा। अभी भी कुछ मिसिंग है। ओके सर एक रीजन और है, बोलो। हाई परसेंटेज ऑफ इनकम रिक्वायर्स टू परचेज देम। यस, ये और एक मिसिंग था ना, आपको सब चीजें जोड़नी पड़ेगी। हाई परसेंटेज ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये एसेंशियल ऑफ लाइफ नहीं है, तो इसीलिए चेंज इन देयर प्राइसेस हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन देयर डिमांड।
ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, लग्जरीज ऑफ लाइफ हैव ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ एग्जिबिट लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होगा, इट हैज अ ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये पॉइंट हम किसी को नहीं दे रहे हैं। अब इस फेनोमेनन को मेरे को एक्सप्लेन करना, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से सुनो और इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करो। दिस विल गिव यू 2 पॉइंट्स, प्लीज लिसन टू इट प्रॉपर्ली एंड फेनोमेनन को एक्सप्लेन करोगे आप अपनी लैंग्वेज में। मेरे को पता है कुछ स्टूडेंट्स के पास ये किताब है, तो प्लीज आप उस किताब से ना पढ़े, प्लीज प्ले इन अ रियल फेयर मैनर, बुक्स क्लोज कर दें और फिर क्वेश्चन को सुने और फिर उसका आंसर करें अपने दिमाग से। ओके, द गवर्नमेंट इन इंडिया कीप्स रेजिंग टैक्सेस ऑन सिगरेट्स leading to a rise in price of this commodity, but the fall in demand is insignificant. How do you explain this phenomenon? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार टैक्सेस बढ़ाती है सिगरेट के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा था कि ड्रिंक के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए थे और फिर ड्रिंक्स के दुकान खोल दिए गए, लेकिन उसके सेल पर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। इट इज इनसिग्निफिकेंट चेंज। ऐसा क्यों होता है, मेरे को कौन बताएगा? यस, कौन मेरे को इस फेनोमेनन को डिस्क्राइब करेगा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? इस फेनोमेनन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? Who will do it? I'm still waiting for your answer. तो जो भी इसका आंसर दे पाएगा प्लीज। यस वाइनी, गो फॉर इट। सर एक ट्राई। हाँ बोलो। सर जैसे अगर मतलब आपने बोला ड्रिंक्स का और क्वेश्चन में क्या है, सीक्रेट्स, राइट? सिगरेट। हाँ, तो सर इनका मतलब अगर ड्रिंक्स जैसे जो अल्कोहल अगर बंद हो जाती है तो उसकी जगह हम कुछ और मतलब जो भी जो कंज्यूम करते हैं वो कुछ और कंज्यूम नहीं कर सकते। लाइक अगर वो अल्कोहल पीते हैं या लाइक वो सिगरेट्स मतलब स्मोक करते हैं तो वो उसकी जगह कुछ और नहीं ले सकते ना, ओके तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ओके, तो आपके कहने का मतलब है इन प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनके कोई करीबी सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा और तीसरा रीजन? सर एक तो और सर और ये कोई बहुत और? मतलब ये हैबिट में है इसलिए कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, इट इज अ हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटी, लेकिन हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटी तो टी भी है और भी है। हाँ टी भी है, पर सर उसका तो है ना उसका तो जैसे अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी का कॉफी खरीद सकते हैं, कॉफी का बढ़ता है तो टी खरीद सकते हैं, तो हाँ, वो तो है इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हाँ, लेकिन पर इनके नहीं। इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जो अगर आप सिगरेट की बात करते हो तो आपके एरिया का पता नहीं, बट कई जगहों पर क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे बीडीज हो गए, आपके हुक्का हो गए। बट द प्रॉब्लम है कि सिगरेट की चीज सिगरेट की मिट्टी है लोगों की, और बीडी की चीज, जैसे जो टी लवर्स है वो हमेशा टी ही पसंद करेंगे चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए। दे विल ड्रिंक टी rather than going to कॉफी। तो कई बार क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी जो आपके हैबिट्स होते हैं वो उसकी डिमांड को वैसा ही बना के रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सिगरेट, इसीलिए इसके ऊपर कोई खास चेंजेस नहीं आते। Okay then, it was a great class with you all. I believe you all have understood this chapter. कल भी अगर कोई डाउट है तो आप लेके आना, नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर अपने साथ लेके आऊंगा एंड कुछ और एक्सप्लेनेशन करेंगे जो भी अभी तक पढ़ा है उसको लेकर। फ्राइडे से मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स, तो गेट रेडी फॉर दैट। और ये जो पीडीएफ है 23rd क्वेश्चन के लिए मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप 23rd क्वेश्चन वापस प्रॉपर्ली राइट डाउन जॉट डाउन कर सको अपनी कॉपी के अंदर। थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग एंड जय श्री कृष्णा।